गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ और बहुत ही अच्छे और क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसके कारण से हम उसके किसी और नेचर को मतलब ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ना, उसमें और कौन कौन सी चीजें जो है हमको पढ़नी है, जिसको बारे में हमको जानना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग सरफेस के लिए है ना, अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, या अलग अलग रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, उसके लिए कैसे हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। उसके पहले हमने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमने टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पहले उसी के जो डिपेंडेंसी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है ऑन द पेयर ऑफ मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम का मतलब हो गया उस इंटरफेस की बात कर रहे हैं जहां पर मान लेते हैं ये एयर है और ये वाटर है ना, ये इस तरह से कोई इंटरफेस है, ये तो ये पेयर ऑफ मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे कि कोई रे जो है वो डेंसर से रेरर जा रहा हो, कहां से कहां, डेंसर से रेरर, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि वो कहां से कहां जा रहा हो, डेंसर से रेरर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट याद रखना बच्चों कि जब इंसिडेंट रे या लाइट जो है वो रेरर से डेंसर जा रहा हो, रेरर से डेंसर, उस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब डेंसर से रेरर जाएगा। लेस देन 1 कब होगा, जब रेरर से डेंसर जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, आपका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने पढ़ा है बच्चों, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी कम हुआ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो याद रखेंगे जिस ऑब्जेक्ट का या सॉरी जिस मीडियम का डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसी याद रखेंगे। तीसरा बोलता है ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके लिए कॉची, ऐसे बोलते हैं, कॉचीज फॉर्मूला बोला जाता है, इसको हम यूज करते हैं। तो ये जो ए बी सी होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो लैम्डा है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि म्यू जो है इसके साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वेवलेंथ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। हमको पता है कि रेड लाइट जो है वो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, बहुत दूर से हमको लाल कलर नजर आ जाता है। उसका रीजन यही होता है बच्चों कि उसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होता है। तो आप याद रखेंगे जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट हम जब वायलेट की बात करते हैं तो वायलेट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम उसको समझ सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, चौथा है टेम्परेचर ऑफ मीडियम। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई मीडियम है उसको अगर हम गर्म करते हैं, चाहे वो एयर हो, है ना, या हम बात करें वाटर का या किसी प्रकार के ट्रांसपेरेंट लिक्विड का, अगर हम उसको गर्म करते हैं बच्चों, उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर डेंसिटी कम हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ऑन द पेयर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर, और लास्ट में टेम्परेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, बट आपको ध्यान रखना है कि काम का है। कैसे? मान लेते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर कोई हमारे पास लाइट रे जो है वो किसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रहा हो, इंसिडेंट हो रहा हो, जा रहा हो, ठीक है, और उसमें से किसी एक मीडियम में हम क्या रखें, उसके सामने एक मिरर लगा दें, ठीक है, तो वो जो है जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते को रिट्रेस करके वापस लौट जाता है, ठीक है। कैसे बनेगा? अगर हम इसको डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो मान लेते हैं कि ये वाटर है, ऐसा ये वाटर का सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से हमने देखा कि कोई लाइट जो है उससे इंसिडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है यहां पर नॉर्मल बनेगा, ठीक है, और ये जो है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये हमने पढ़े हुए, तो ये होगा एंगल ऑफ, ये आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये वाला होगा आपका क्या, नॉर्मल, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो रे आ रहा है, अगर हम इसके सामने यहां पर एक मिरर लगा देते हैं, ठीक है, ये जो यहां से आया उसके सामने अगर हम मिरर लगा लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये हमको ये बताता है कि ये जो लाइट रे जिस पाथ से आया है वो उसी पाथ में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अगर हम यहां पर को P मान ले, यहां पर को Q मान ले और यहां पर को R मान ले, तो पहले कहां से कहां आया बच्चों, P से Q आया, फिर Q से R आया। लेकिन जब हम मिरर लगा देंगे, ठीक है, ये दोनों में होगा ना, रिफ्लेक्शन में भी होगा और रिफ्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, तो जब यहां पर हम मिरर लगा देंगे तो ये उसी पाथ में पहले जाएगा R से Q, फिर से Q से P की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसको स्नेल्स लॉ से देखें, बाय स्नेल्स लॉ, पहले यहां पर देखते हैं इस पॉइंट पर्टिकुलर Q पर, है ना, तो एट Q की बात अगर हम करें बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, है ना, तो यहां पर मान लेते हैं ये एयर है और ये है वाटर, तो कहां से कहां जा रहा है, ए म्यू डब्ल्यू, एयर से वाटर, ठीक है। तब क्या होगा, यहां पर कैसे हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, है ना। अब जब ये क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा, उल्टा, मतलब वाटर से एयर में, तो उस टाइम पे जो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये ऐसा, है ना, इसको फिर से यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा, क्या ये भी सेम रहेगा, नहीं रहेगा। कैसे, देखिए, जब वो वापस लौटते रहेगा ना, तो एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल आर मतलब साइन आर, और ये क्या हो जाएगा, साइन आई, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर हम बाय लिखें, बाय इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर, इसका वैल्यू देखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। तो ये दोनों कटेंगे तो, है ना, तो इसका वैल्यू बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों, आपको याद रखना है ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहां से ये समझ सकते हैं कैसा, कि अगर मैं ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू निकालता हूं तो ये आता है 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, ठीक है, या डब्ल्यू म्यू ए का वैल्यू निकालता हूं तो ये आता है 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कैसे जा रहा है, एयर से वाटर,
तो जाहिर सी बात है जब उसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जस्ट अपोजिट में अगर वो क्या होगा, अगर हम मिरर लगाते हैं वो तो सेम पाथ से जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। वैसे ही अगर वाटर से एयर जा रहा है, यहां से देखो मान लेते हैं कि कंसीडर करते हैं कि वो यहां से यहां निकल रहा है, यहां पर भी मिरर लगा जाए तब भी वो वापस उसी पाथ को क्या करते हुए फॉलो करते हुए रिट्रेस करते हुए वापस वो पहुंच जाता। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, कि अगर हम देखते हैं कि कहीं पर कोई लाइट रे जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कहीं दूसरे मीडियम में जा रहा है या वो ट्रेवल कर रहा है और उसके पाथ में अगर हम उसके सामने एक प्लेन मिरर रख दें, ठीक है, तब वो क्या होता है उसी पाथ को, जिस पाथ से वो आया था उस पाथ से वो वापस लौट जाता है। ठीक है, तो चाहे तो नोट कर सकते हो, ये इक्वेशन बहुत काम का है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये अगर देखो यहां पर कैसा था, ये एयर था, ये वाटर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं एयर ग्लास वाटर करेंगे या एयर वाटर ग्लास करेंगे तब भी जो है वो इसी तरह से इक्वेशन मिलेगा, ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो भी एक सिंपल सा वो होता है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, हम ये भी देख लेते हैं कि अगर क्या हो मल्टीपल क्या हो आपका मीडियम हो जो एक साथ पैरेलल रखा हो, एयर वाटर, ठीक है, ग्लास एंड एयर। इस कंडीशन में उसका जो वैल्यू निकलता है किसका, ए से कहां जा रहा है वाटर में, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू वाटर से ग्लास डब्ल्यू म्यू जी इंटू फिर से ग्लास से एयर तो जी म्यू ए, इसका वैल्यू होता है बच्चों कितना 1। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि कैसे वो क्या करता है आपका, अगर आपका जो लेयर्स हैं मीडियम के जो लेयर्स हैं वो मल्टीपल लेयर है और सभी पैरेलल रखे हुए हैं तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। और ये एयर वाटर है ना, तो उसका रिलेशन कितना निकल जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू कब, जब एयर से वाटर में जा रहा हो, डब्ल्यू म्यू जी जब वाटर से ग्लास में जा रहा हो, और जी म्यू ए है ना जब ग्लास से एयर में जा रहा हो। तीनों का मल्टीप्लाई या तीनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसको इधर ट्रांसफर करें तो किसी भी दो का प्रोडक्ट जो है वो उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है ये। ठीक है, हमने देखा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालें ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, ये इक्वल टू में कितना आएगा 1 जी म्यू। तब हमको पता है बट क्या होता है, हमको पता है कि ए म्यू जी, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मिलता है, ये कितना हो जाएगा जी म्यू ए के बराबर, इसके बराबर है ना। तो यहां पर से ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए म्यू जी के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे ए म्यू डब्ल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए म्यू जी अपॉन डब्ल्यू म्यू जी, या अगर हमको ये चाहिए कौन सा डब्ल्यू म्यू जी ये चाहिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसको नीचे लाएंगे, वो ऊपर रहेगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं आपको काम आएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने देखा, इस इक्वेशन से हमने इसको क्या किया, इसके नीचे ले आए, तो इसके नीचे लाया तो हमको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो वो अपने रेसिप्रोकल के मतलब उल्टा लौटने के बराबर होता है। तो जी म्यू ए के बराबर, इसका वैल्यू को यहाँ पे देखो 1 बाय जी म्यू था, उसके वैल्यू पुट किए ये वाला यहाँ पर। ठीक है, तो
दो फॉर्मूले यहां से बनेंगे, या तो आप इसको नीचे ले आओ या तो आप इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो इसमें कहां से कहां जा रहा है बच्चों, एयर से वाटर में। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एयर से ग्लास और वाटर से ग्लास। ठीक है, वैसे ही एयर से, यहां पे देखो वाटर से ग्लास जा रहा है तो वो एयर से ग्लास और एयर से वाटर के बीच में उसका वो निकलेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझना है जब वो बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी हम समझ सकते हैं उस चीज को कि क्या हो, एक मीडियम वैक्यूम हो और एक दूसरा मीडियम कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, बट हमको पता है कि हमारे आसपास वैक्यूम होता नहीं है, तो हम एयर को वैक्यूम के जैसा कंसीडर करते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, ए म्यू, कहां से किसका है, पहला ग्लास है ना, तो ए म्यू जी, ये हो जाएगा 3/2 के बराबर। वैसे ही दूसरा क्या होगा, ए म्यू वाटर, है ना, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। ये पहले आपको समझना है। एब्सोल्यूट बोलेगा मतलब आपको एयर पहले कंसीडर करना, तो ये एयर से ग्लास में जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, तो उसी की बात करेंगे, तो जी ग्लास एंड वाटर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ए म्यू डब्ल्यू, है ना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है वाटर तो इस ऊपर हो जाता है, और ये हो जाएगा ए म्यू जी। ठीक है, तो इसका वैल्यू रखेंगे 4/3 और इसका वैल्यू रखेंगे 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8/9। ठीक है, बट हमको ये भी पता है, हमको वेलोसिटी फाइंड करने बोला है, तो बट जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 8/9 के बराबर। क्यों, क्योंकि जी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकला, 8/9, है ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वेलोसिटी इन ग्लास और वेलोसिटी इन वाटर का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 8/9 के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, जैसे हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर अगर कोई चीज डूबा हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर कोई चीज क्या हुआ है, डूबा हुआ है, जैसे कोई सिक्का हो या कोई चीज, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ इस तरह से होता है, मान लेते हैं कि ये एक टैंक है ना, और सिक्का जो है वो यहां पर है। ठीक है, और ये जो है वो पानी का सरफेस। ठीक है, तो यहां से जो रेज आता है ना, ये पानी है और ये एयर। ठीक है, तो जो यहां से रेज आता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है इधर, है ना, नॉर्मल से क्या हो जाता है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहां से जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, उसको देख रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब ये यहां से जा रहा है, ठीक है, तो ये यहां तक जाएगा, जाना तो उसको सीधा, लेकिन ड्यू टू, है ना, चेंज इन मीडियम के चेंज होने के कारण से वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिट्रेस करें पीछे की तरफ, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है हमको यहां पर दिखाई देगा, है ना, अगर हम उसको देखेंगे तो उसका जो वर्चुअल इमेज है ये एक्चुअल होता है ना, और ये जो है वो वर्चुअल होता है, जिसके कारण से हमको वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि पानी का जो मग्गा रहता है, ठीक है, अगर वो पानी में डूबा हुआ है तो भी थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अगर किसी रॉड को आपने पानी में डाल दिया है तो वो जो है वो बीच से मुड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इन सभी का कारण जो है वो क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सुबह सुबह जब अगर आप उठते होंगे तो आप देखे होंगे कि सनराइज होने के पहले ही सूरज हमको दिखने लग जाता है, वो भी एकदम रेड कलर का। वैसे ही शाम को क्या होता है, जब हम देखते हैं तो
दिन डूबने के बाद भी हमको सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है। वो एक्चुअल में इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब हम सुबह की बात करते हैं या शाम की बात करते हैं तो जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां पर एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो वैक्यूम से आता है, उसके बाद वहां पे आते आते वो नीचे डेंसिटी में पहुंचता है। ठीक है, तो जब वो सनलाइट ट्रेवल करता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है, ट्रेवल करता है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण से वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना सनराइज होने के पहले भी सूर्य हमको दिखाई देता है लाल कलर का, और सनसेट होने के बाद भी सूर्य हमको दिखाई देता है लाल कलर का।